राजकुमार ने निष्पक्ष होकर सोचा। उसे पहले से ही पता था कि यह नौकरानी खूबसूरत है। जब वे पहली बार मिले थे तब वह इतनी खूबसूरत नहीं थी, बस उसके कपड़े बदलने और मेकअप करने से ही वह खूबसूरत हो गई थी। अब उससे नजरें हटाना मुश्किल है। ये नौकरानी उसे कब से खास लगने लगी। रोसेटा ने पूछा, क्या महाराज की तबीयत ठीक नहीं है? राजकुमार ने जवाब दिया, आप इसकी चिंता न करें, वह टिक सकती है। रोसेटा को लगा कि महामहिम के साथ जाना शर्मनाक है। वह अपना संयम नहीं पा रही थी। प्रिंस को लगा कि शायद वह घबरा रही है क्योंकि यह एक असली डेट थी। गाड़ी में रोसेटा ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। प्रिंस ने जवाब दिया कि वे उसके कपड़े लेने लिट्रांचे की दुकान जा रहे हैं। रोसेटा ने सोचा कि अगर ये लिट्रांचे हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि इस समय साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय फैशन बुटीक यही होगा। उच्च पदस्थ रईसों का आना जाना वाली यह जगह, कपड़ों के मामले में उसकी जानकारी का दायरा इतना ही है। रोसेटा ने कहा कि इतनी महंगी चीज की कोई जरूरत नहीं है। उसे यकीन है कि रिजर्वेशन भी पूरी तरह बुक हो चुके हैं। प्रिंस ने जवाब दिया कि कभी कभी वह भूल जाती है कि वह कौन है। अगले दृश्य में दुकान की मालकिन लिडिया ने अपना परिचय दिया। प्रिंस ने उसे बताया कि वह अपनी नौकरानी के कपड़े फिट करवाने आया है। लिडिया ने सोचा, एक नौकरानी, क्या वह इतना खर्च भी उठा सकती है? प्रिंस ने कहा, कीमत की चिंता मत करो, बस उसे पसंद आने वाले लगभग 10 कपड़े चुन लो। रोसेटा ने कहा कि ये बहुत ज्यादा है। राजकुमार ने जवाब दिया कि वह वहीं इंतजार कर रहा होगा, इसलिए आगे बढ़ो। कुछ देर बाद रोसेटा को आश्चर्य हुआ कि महाराज इतने सनकी क्यों थे। उस समय का चलन वाकई बहुत ज्यादा ग्लैमरस था। हालांकि जैसे जैसे ज्यादा प्राकृतिक और सादे कपड़ों का चलन बढ़ा, ये दुकान पीछे छूट गई। रोसेटा ने कहा कि वह इसे ले लेगी। लिडिया ने उससे कहा कि उसे कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। रोसेटा ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, सच तो ये है कि उसे कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिडिया ने सोचा, कितनी घमंडी है, अगर वो उसे परोक्ष रूप से भगाने की कोशिश करती तो वो जल्दी समझ जाती और खुद ही चली जाती। अगले दृश्य में लिडिया कहती है, ग्राहक, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। वो ड्रेस उससे पहले किसी और ने मांगी थी, वो उसे वापस ले लेगी। रोसेटा को लगा कि वो उसे ये बात कपड़े बदलते वक्त बता रही है। अब उसे बात समझ आ गई। ये दुकान कुलीन महिलाओं द्वारा प्रशंसित है, वे किसी अज्ञात मूल की नौकरानी को स्वीकार नहीं कर सकते। लगता है लिडिया को राजकुमार से सीधे बात करने का साहस नहीं है, वह उनका इस तरह अपमान कर रही है, कितनी बेशर्मी है। रोसेटा ने कहा, तो ऐसा लगता है कि इस दुकान में ग्राहक कर्मचारियों की गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। अगर वे यहाँ कपड़े खरीदने भी आती हैं तो भी उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। दूसरी कुलीन महिलाओं को भी तो बहुत मुश्किल हो रही होगी। लिडिया ने कहा कि वह समझती है कि वह युवती अपनी मनचाही चीज न मिलने पर निराश है, लेकिन उसे अभद्र टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हो सकता है उसे पता न हो कि वह युवती कहाँ से आई है, फिर भी उसे कुलीन महिलाओं जैसा ही शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। रोसेटा ने कहा कि लिडिया सही कह रही है, वह पोशाक वैसे भी उसकी पसंद की नहीं थी। हालांकि लिडिया के लिए बिना अनुमति के अंदर घुसने के लिए माफी मांगना उचित होगा, और अचानक पर्दा खोलने की घटना और बुटीक की गलती के बारे में उससे समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि रईस लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। दूसरी महिला आए और बोली, क्या यही वो है जिसने अपनी पोशाक बदली है? ये शाही पार्टियों के लिए होती है, कपड़े धोने के लिए नहीं। फिर उसने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से जियो, अगर इतने घटिया और घटिया कपड़े पहन रही हो तो उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। रोसेटा ने सोचा कि उसे अब उसे सबक सिखाना ही होगा। राजकुमार आया और बोला, रोसेटा बेकार है, यही तो उसने कहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथी से ऐसे शब्द बुदबुदाने की? दोनों हैरान रह गए। महिला ने जवाब दिया, महाराज, ये जगह महिलाओं के लिए है। रोसेटा ने भी कहा, कृपया शांत हो जाए, वह ठीक है। राजकुमार ने पूछा, क्या वह बस इतना ही कह सकती है कि वह ठीक है? ऐसी बकवास सुनने के बाद क्या वह सिर्फ यही शब्द बोलती है? अगर वह ठीक भी है तो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रोसेटा ने कहा, महाराज, चलो कहीं और चलते हैं, उसे एक बेहतर बुटीक पता है। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ परेशानी ही होगी और अफवाहें फैलेंगी। राजकुमार ने कहा, अगर वह जिद करेगी तो आज की घटना याद रखी जाएगी। अगले दृश्य में रोसेटा ने दर्जी के कपड़ों के बारे में सोचा, महामहिम के धन के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं होगा, लेकिन वह तो बस एक मामूली नौकरानी है। क्या वह उस पर दया इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उस पर तरस आ रहा है? शायद अगर वह स्पष्ट कर दे कि वह मरने वाली नहीं है तो शायद वह खुश हो जाता। रोसेटा ने माफी मांगी, वह जरूर उसकी वजह से चिंतित रहा होगा। प्रिंस ने जवाब दिया, वह अब उसकी और बात नहीं सुन सकता। वह उस चीज के लिए माफी क्यों मांग रही है जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी?
वह माफी क्यों मांग रही है जबकि वही उसकी चिंता कर रहा है। वह ऐसी इंसान नहीं है जो किसी को नाराज करने के बाद माफी मांगने के लिए इस तरह का व्यवहार करे, वह बहुत दयालु और अच्छी है। रोसेटा ने जवाब दिया, वह वास्तव में इतनी दयालु नहीं है। राजकुमार ने पूछा, तो फिर उसके जैसा कोई खुद से पहले उसकी चिंता क्यों करेगा? रोसेटा ने जवाब दिया, क्योंकि वह उसका स्वामी है, इसलिए वह उसके प्रति ऐसा व्यवहार करती है। उस क्षण राजकुमार को लगा कि इस दृश्य को देखने वाले पाठक भी मुझे समझ जाएंगे। अभी अभी जो बयान दिया गया था वह निस्संदेह एक प्रेम स्वीकारोक्ति थी। हालांकि रोसेटा इस तथ्य से अनजान थी। राजकुमार ने सोचा कि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन अचानक इस तरह स्वीकारोक्ति करने के लिए फिर उसने सोचा कि अतीत में उसकी माँ भी मर चुकी है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दिल देना जो मरने वाला हो, क्या कोई इतना साहस जुटा सकता है? रोसेटा ने कहा कि लट्रांचिज्म में अभी क्या हुआ, वह इसे ऐसे ही जाने देने का कोई इरादा नहीं रखती, उसे केवल उससे थोड़ी मदद चाहिए। कुछ समय बाद उसने कहा, ये यहाँ है। राजकुमार ने पूछा, इतने छोटे कपड़ों की दुकान की मदद से बदला कैसे लिया जा सकता है? रोसेटा ने उत्तर दिया, क्या वह जानता है कि कुलीन महिलाएं कपड़ों के लिए इतना भयंकर रूप से क्यों लड़ती हैं? ये 2 सप्ताह में होने वाले आगामी शाही भोज के कारण है। शिकार उत्सव से पहले साथी खोजने का यह आखिरी मौका है, इसलिए वह यहाँ से सबसे सुंदर और उत्तम पोशाक खरीदेगी, फिर वह इसे एक महिला को दे सकती है जो यदि संभव हो तो उसके साथ शाही गेंद में भाग लेगी। एक नीली पोशाक और भी बेहतर होगी। दुकान की मालकिन ने पूछा, क्या वे ग्राहक हैं? प्रिंस ने जवाब दिया, हाँ, वह एक ड्रेस ऑर्डर करना चाहेंगे। महिला ने पूछा, क्या उन्हें उस ड्रेस को पहनने वाले का साइज पता है? प्रिंस बोला, क्या ये साफ नहीं है? रोसेटा सोचती है कि पिछले जन्म में भी प्रिंस लुग्नेला के साथ भोज में शामिल हुए थे। हालांकि वह भविष्य में उसके नीले रंग की ड्रेस पहनने के प्रभाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसकी पार्टनर नहीं बदली है, इसलिए उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिंस ने कहा, क्या कोई है जिसे वह इसे पहनाने के बारे में सोच रही है? फिर उसने उसे उसके शरीर पर पहना दिया। रोसेटा चौंक गई, फिर उसने सोचा कि शायद महारानी को महिलाओं के कपड़ों का साइज नहीं पता। पहले वे उसे ड्रेस में फिट करवाएंगे और बाद में जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करेंगे। रोसेटा ने कहा कि उसे थोड़ा ढीला कर दे ताकि वह बाद में उसमें बदलाव कर सके। प्रिंस ने बदलाव के बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि नौकरानी अभी भी थोड़ी लंबी लग रही है। क्या इसकी वजह यही है? कुछ देर बाद रोसेटा ने कहा कि उसे आज बहुत मजा आया, यह उसकी अनमोल यादों में से एक बनकर उसके साथ रहेगी। बाकी समय के लिए वह उसे पैसे भी चुकाना चाहती है। क्या ये ठीक है? उसे बस 1-2 घंटे का समय चाहिए। तो ठीक है, कपड़े उतार दो महाराज। राजकुमार ने सोचा, क्या? रोसेटा ने कहा कि वह उसे जो पहनना है वह ला कर देगी, इसलिए इतना परेशान मत हो और कपड़े मत उतारो। राजकुमार ने सोचा कि अगर ऐसा है भी तो उसे यही गाड़ी में कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ऐसी ही प्राथमिकताएं हों? फिर कुछ देर बाद रोसेटा आए और उससे कहा कि वह ये आम कपड़े पहन ले और चले। राजकुमार ने पूछा, फिर क्या? रोसेटा ने जवाब दिया, आज रात का बाजार खुला है, हो सकता है वहां बहुत सारे गुंडे और जेबकतरे हों, लेकिन वहां के कटार असाधारण हैं। अगले दृश्य में लड़कियां प्रिंस को घूर रही हैं। तब प्रिंस ने पूछा कि सब उसे क्यों घूर रहे हैं? रोसेटा ने जवाब दिया, सुनहरे बाल और नीली आंखें ही एक आदमी को सुंदर नहीं बनाती, इसलिए उसका चेहरा बागे से ढंक दो ताकि उसका चेहरा कम दिखाई दे। फिर उसने कहा, लुक। प्रिंस ने कहा कि यह स्वादिष्ट है और फिर पूछा कि वह क्यों नहीं खा रही है। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह ठीक है। प्रिंस ने कहा, अब से जब भी वह कहेगी कि वह ठीक है वह ऐसा करेगा। रोसेटा ने सोचा कि उसने उससे ऐसे मजाक करने की उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद प्रिंस ने कहा कि ठंड बढ़ रही है, चलो अंदर चलते हैं। रोसेटा ने जवाब दिया कि जब अंधेरा हो जाएगा तो आतिशबाजी होगी। प्रिंस ने कहा कि फिर वह उसके लिए एक कोट लेने जाएगा, इसलिए यहीं रुको। प्रिंस के जाने के बाद 2 बेवकूफ आए। उनमें से एक ने पूछा कि क्या वह अकेली है और क्या वह उनके साथ आतिशबाजी देखना चाहेगी। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह अपने साथी के साथ यहाँ है। उस आदमी ने कहा कि ऐसा मत कहो, वह उसे एक अच्छा सौदा देगा और कीमत उतनी ही होगी जितनी उसके पास अभी है। रोसेटा ने सोचा कि वह बिना किसी परेशानी के एक दिन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि वे उस समय आए जब महामहिम यहाँ नहीं थे। फिर उसने कहा कि अगर उसे पैसे मिल भी जाएं, तो भी लगता है कि वे काफी नहीं होंगे। उसे अपनी सिनफिश के आने से पहले सब कुछ संभालना है, इसलिए जल्दी करते हैं। दूसरे ने कहा कि उसे फिरौती जरूर मिलेगी। रोसेटा ने सोचा, जैसी उम्मीद थी, उपद्रवी के बाद बहुत सारे मौके हैं। इस बीच राजकुमार को लगा कि उसे रास्ता भी ठीक से नहीं पता, फिर भी उसने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ जाएगा और वापस आएगा। तब राजकुमार चौंक गया और पूछा, आखिर यह क्या हुआ? क्या उसे चोट लगी है? रोसेटा ने उत्तर दिया, ठीक है,
एक सज्जन ने उसे बचाया था। वह एक शूरवीर जैसा अद्भुत व्यक्ति था। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। राजकुमार बोला, खैर उसे खुशी है कि उसे चोट नहीं आई। उसके बाद राजकुमार ने सोचा तो सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक शूरवीर अचानक प्रकट हुआ और उसे बचा लिया। वह जाना पहचाना सा लग रहा है, मानो कोई परिचित हो। जिस तरह से वह उसका वर्णन कर रही है, क्या ये वही दोस्त हो सकता है जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह पिछली बार महल में काम करता था क्योंकि वह उसका दोस्त पसंद नहीं करता था? क्या रोसेटा को ये पता है और वह उससे यह बात छिपा रही है? नहीं, ये हास्यास्पद है। वह क्या बकवास सोच रहा है? रोसेटा ने कहा, महाराज वहां देखिए, आतिशबाजी का प्रदर्शन कितना भव्य है ना सुंदर? राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ ये सुंदर है। अगले दृश्य में रोसेटा सोच रही थी कि उसकी बीमारी बढ़ रही है। क्या ये दिन में हुई किसी घटना की वजह से है? शुक्र है उसने इस तरह की स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। एक अवज्ञाकारी बिल्ली को प्रशिक्षित करने के 101 तरीके। रोसेटा ने कहा, नहीं महाराज। फिर उसने सोचा कि पहले उसे किसी भी अनुचित व्यवहार को सख्ती से हतोत्साहित करना चाहिए। तो क्या ये काम कर रहा है, या शायद पागलपन की अवस्था में भी वह अपनी यादें संजोए रखता है? दूसरा, सुचारू प्रशिक्षण के लिए उचित पुरस्कार प्रदान करें। यहाँ स्वादिष्ट बीफ जर्की है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने सोचा कि बिल्ली के लिए ट्रीट काम नहीं करेगा। सोचने पर उसे अभी भी नहीं पता कि महाराज को क्या पसंद है। फिर तीसरा, उनके पसंदीदा हिस्सों को सहलाएं और उन्हें छुए जाने की आदत डालें। यानी पसंदीदा हिस्से, जब वह अपनी बिल्ली को सहलाती है तो उसे अच्छा लगता है। वह महामहिम के पिछले हिस्से को छू रही है, वह पागल ही होगी। फिर उसने महामहिम से पूछा कि क्या उन्हें उस पर भरोसा है, वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। चलो अभी सिर से शुरू करते हैं, और छाती के पास क्या उसे नीचे की ओर बढ़ना चाहिए? प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोसेटा ने कहा, वाह वह अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसे सहलाया जाना पसंद है। प्रिंस ने कहा, नहीं। रोसेटा चौंक गई और उसे लगा कि उसने बस बोल दिया। फिर प्रिंस ने कहा कि उसे यह ज्यादा पसंद है। रोसेटा बोली, महाराज जरा रुकिए। फिर उसने उसे धक्का दिया। उसने सोचा उसने अचानक उसे क्यों चूम लिया। उसने सोचा कि उसे होश आ गया है क्योंकि वह बातचीत कर सकता है। फिर उसने पूछा, क्या वह उसे पहचानता है? राजकुमार ने उत्तर दिया, गुलाब। रोसेटा ने सोचा, अचानक यह उपनाम क्यों? क्या हो सकता है कि प्रशिक्षण की बदौलत उसकी समझदारी लौट रही हो? फिर उसने पूछा, क्या वह होश में आ गया है? रोसेटा ने सोचा कि उसे अंदाजा नहीं है। वह बोली, किसी को अचानक चूम लेना बेहद अशिष्ट व्यवहार है। कृपया भविष्य में ऐसा न करें। राजकुमार ने कहा, वह नहीं चाहता, उसे और चाहिए। रोसेटा ने कहा, चलो आज यही रुकते हैं, कृपया अब आराम करें। राजकुमार ने कहा, नहीं, उसे और दो। रोसेटा बोली, महाराज वह ठीक है, बस आज्ञाकारी होकर बिस्तर पर लेट जाओ। उसने सोचा, उसके हाव भाव देखकर ही साफ जाहिर है कि वह सुनने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। वह बस एक प्रयोग के तौर पर इसे आजमा रही है। महाराज अगर वह यहाँ आकर लेट जाए तो वह उसे एक चुंबन देगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, उसे एक बार चुंबन लेने दो। रोसेटा को लगा कि उसे नहीं लगता कि ये काम करेगा। एक शूरवीर एक मुंह से दोनों तरफ बात नहीं कर सकता। चलो इसे होठों पर चुंबन ही मान लेते हैं। फिर उसने कहा, बस बहुत हो गया। अब जब उसने उसकी मर्जी से काम कर लिया है तो आराम करो। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर पटक दिया। फिर उसे चूमने लगा। रोसेटा बोली, रुको रुको, अब रुको। फिर उसने सोचा कि राजकुमार इतना हैरान था कि बेहोश हो गया। उसने सोचा कि सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगली सुबह प्रिंस ने पूछा, कल रात क्या वो फिर से बदल गया था? उसने माफी मांगी। रोसेटा ने कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो कल वाकई बेहतर था, उसने बात भी की थी। प्रिंस ने पूछा, उसने कुछ कहा? उसने क्या कहा? रोसेटा ने जवाब दिया, उसने कहा कि उसे अच्छा लगा। प्रिंस ने पूछा, क्या अच्छा लगा? रोसेटा ने सोचा कि वो ये नहीं कह सकती कि उसे चूमना अच्छा लगा। फिर उसने जवाब दिया, उसने कहा कि उसे अच्छा लगा। राजकुमार ने सोचा, नहीं, उसने उसके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। रोसेटा बोली, इसके अलावा और कुछ नहीं था, वह तो बस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहती है। महाराज ठीक तो है ना? राजकुमार ने सोचा, नहीं, लेकिन उसे परेशान देखकर उसे लगता है कि उसने कल रात उसका अपराध स्वीकार नहीं किया। राजकुमार ने जवाब दिया, वह ठीक है, भूल जाओ, आराम करो। उसके बाद राजकुमार ने सोचा, ये बेहतर है, उसके अपराध स्वीकार को अस्वीकार कर देना ही बेहतर है, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति से प्यार करता हूं जिसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फिर उसने मन ही मन सोचा, एक महिला ने कहा था कि उसे अपनी बुद्धि से यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, किसी को खोने का दर्द कितना भयानक होता है, एक ऐसी चाहत जो कभी पूरी न हो कितनी खोखली होती है। उसने अपनी चतुर बुद्धि से यह बात याद कर ली। अब वह कोई व्यर्थ के सपने नहीं देखेगा।
अगली सुबह पादरी उसकी हालत जांचेंगे। रोसेटा ने सोचा, अच्छा, कल रात की बातचीत के बाद उसे यकीन है कि महामहिम को गहरा सदमा लगा होगा। वैसे महामहिम की तबीयत बिगड़ती जा रही है, शायद उन्हें फादर थियोडोर को अपना निजी चिकित्सक बना लेना चाहिए। पादरी ने कहा, पूरे सितार को डिक्रिप्ट कर लिया गया है। यह अद्भुत है, इतना अद्भुत कि इसे एक किताब में प्रकाशित किया जाना चाहिए। वे महामहिम को ये बताने के लिए बेताब हैं। रोसेटा ने जवाब दिया, नहीं, पहले उसे बता दो। शांत हो जाओ, महामहिम उसके हुनर की बहुत कद्र करते हैं। उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें अपना प्रणाम बताए। उन्होंने कहा कि थियोडोर शायद कुछ समझ पाए। पुजारी ने कहा, क्या उसे यकीन है? जरा सोचो तो, एक बात है जो उसे परेशान कर रही है, लेकिन बेहतरी के लिए उसके दिल के पास असामान्य रूप से चौड़ा मन सर्किट है। शायद यही बात उसे प्रभावित कर रही है। रोसेटा को लगा कि वह तेज है, वह इसमें वाकई अच्छा है। उसे हाल ही में यह एहसास हो रहा है, इस जीवन में तलवारबाज की जागृति। अगले दृश्य में रोसेटा ने महामहिम से पूछा कि क्या वह ठीक है। राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ। रोसेटा ने कहा, क्या वह अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं? वह आज थोड़े अप्राप्य लग रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, क्या हो रहा है? उसे लगा कि उसने उसे दिन भर आराम करने के लिए कहा है। रोसेटा ने उत्तर दिया, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। वो इस सप्ताहांत छुट्टी मिलने की उम्मीद कर रही है। राजकुमार ने सोचा, जरा सोचो, उसने पिछली छुट्टियों में एक पुरुष मित्र के साथ एक दोस्त से मिलने का जिक्र किया। फिर पूछा, उस दोस्त के साथ जिसके बारे में उसने उसे बताया था? रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ। उसे कैसे पता चला? वह उसके घर मौज मस्ती करने जा रही है। कृपया उसके द्वारा दिए गए उपहार को तब भी पहने रहना जब वह आसपास न हो। राजकुमार ने वादा किया। रोसेटा के जाने के बाद राजकुमार ने सोचा, उसने अभी क्या कहा? क्या इसका मतलब है कि उसके दिल में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं? बेचारी, उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है कि वह बच सकती है। फिर सप्ताहांत में रोसेटा ने कहा, वैलेरियन, वह आ गई है। वैलेरियन ने कहा, सुप्रभात, वह आज भी उतनी ही खूबसूरत है। रोसेटा ने जवाब दिया, वह क्या कर रहा है? उसने तो महल के अंदर अपने घर में एक द्वार भी बना लिया है। वैलेरियन ने जवाब दिया, हालांकि ये बहुत सुंदर है। वह खुश है। रोसेटा ने पूछा, जहर का पता लगाने वाला उपकरण कैसा चल रहा है? वैलेरियन ने कहा कि वह अभी भी इस पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। रोसेटा ने पूछा, लेकिन वह सोच रही थी, क्या वह बता सकता है कि यह कोई श्राप है? वैलेरियन ने पूछा, क्यों? क्या युवराज श्रापित है? रोसेटा ने जवाब दिया, ये बस एक अनुमान है, लेकिन उसे लगता है कि किसी ने उसे श्राप दिया है। फिर उसने सोचा कि यह कहना आसान होगा कि महामहिम को पागलपन हो गया है, लेकिन वही ईमानदारी से महामहिम के घातक रहस्य का खुलासा नहीं कर सकती। वैलेरियन ने कहा, पहले उन्हें श्राप का माध्यम ढूंढना होगा। कोई तो होगा ही। अगर कोई शक्तिशाली श्राप है तो वह बहुत पुराना भी हो सकता है। फिर उसने कहा, हम यहाँ आराम करने आए हैं, काम की बात नहीं करते। अगले ही पल वैलेरियन ने कहा, मन को शांत करने के लिए समुद्र से बढ़कर कुछ नहीं है। रोसेटा ने जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह जादू से न कर सके। वैलेरियन ने कहा, उसे इनाम देना होगा, बिना कीमत के कोई दया नहीं होती। रोसेटा ने उसे चूमा, फिर पूछा, क्या बस हो गया? अचानक जादू बिखर गया। अगले ही दृश्य में रोसेटा ने कहा, यह अच्छा है, वह मेरे शरीर को अपने जादू से सुखा सकती है। वैलेरियन ने जवाब दिया, वह ऐसा रोज कर सकता है। रोसेटा ने कहा, वह नहीं चाहती कि उसकी देखभाल एक ऐसे बच्चे द्वारा की जाए जिसका जादू एक चुंबन से भंग हो जाए। वैलेरियन चिल्लाया, यह एक गलती थी। कुछ देर बाद रोसेटा ने कहा, कल वह महाराज को बताएगी कि वह नहीं मरेगी। सच कहूं तो वह चिंतित है, लेकिन महाराज हाल ही में उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए उन्हें यकीन है कि वह ठीक हो जाएंगे। वैलेरियन ने कहा, जब वह उसके साथ हो तो उस पर ध्यान दो। वैलेरियन ने कहा, पुराने जमाने में नौकरानियां सारा सामान ले रही थीं और कह रही थीं कि अगर कुछ लेना है तो सब ले लो। ये परिवार बर्बाद हो गया है, इसलिए वे उन्हें तनख्वाह भी नहीं दे सकते। बरसात के दिनों में उसका मूड हमेशा बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि उस भारी बारिश में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। दुनिया उस लाचार बच्चे के लिए इतनी दयालु नहीं थी जो कुछ नहीं कर सकता था। सारी उम्मीदें खोकर मरते हुए उसकी मुलाकात उससे हुई। बरसात के दिनों में उसे बेहतर महसूस हुआ। वही वो उपकारक है जिसने उसे गटर से बाहर निकाला। काउंटेस के गुजरते ही उसने कसम खाई थी कि वो हमेशा उसकी बहन रहेगी जिसकी उसे रक्षा करनी है। वो बस उसकी खुशी चाहता है। रोसेटा ने कहा, आराम से, कोशिश करो कि उसके साथ फिर कोई मजाक न करो। वैलेरियन ने कहा, चलो हाथ पकड़कर सोते हैं, काफी समय हो गया है। रोसेटा ने कहा, ठीक है। अगले दृश्य में राजकुमार को लगा कि वह ठीक से सो नहीं पा रहा है क्योंकि वह चिंतित था।
उसने अपनी सहेली के साथ अच्छा समय बिताया होगा। वह कब वापस आ रहा है? अगले ही पल रोसेटा ने पूछा, क्या वह अंदर आ सकती है? राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ। रोसेटा ने सोचा कि वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। क्या उसका मूड फिर से खराब है? चलो कुछ बात करते हैं। रोसेटा ने कहा, गुड मॉर्निंग। राजकुमार ने पूछा, क्या यह ऐसी ड्रेस है जो उसने पहले नहीं देखी? रोसेटा ने उत्तर दिया, ये पोशाक उसके दोस्त ने उसे दी थी, यह एक नया पहनावा है। राजकुमार ने कहा, उसका चेहरा अच्छा लग रहा है, उसने अच्छी तरह से आराम किया होगा। वो बाकी दिन आराम क्यों नहीं करती? खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। रोसेटा ने सोचा, क्या उसने अभी तक किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बात भी नहीं की है? वह उसे बाहर निकाल रहा है। वह ऐसा नहीं कर सकती। रोसेटा ने कहा, उसे उससे कुछ कहना है, वह मरने वाली नहीं है। पुजारी ने मुझे निश्चित रूप से निदान किया है। उसने कहा कि वह मरने वाली नहीं है, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने उसे मृत्यु तक अपनी निजी नौकरानी के रूप में नियुक्त किया है। रोसेटा ने सोचा, वह कुछ क्यों नहीं कह रहा है? वह नहीं जानती। चलो, जैसे उसने योजना बनाई थी वैसे ही भाग जाते हैं। राजकुमार ने कहा, रुको, गंभीरता से, क्या उसे यकीन है कि वह मरने वाली नहीं है और उसके साथ रहेगी? वह नहीं छोड़ेगी। वह बहुत खुश है कि वह नहीं मरेगी। वह राहत महसूस कर रहा है। वह भी उसके जैसा ही महसूस करता है, लेकिन वह जानती है कि उसकी स्थिति भी बहुत स्थिर नहीं है। रोसेटा ने सोचा, उसका क्या मतलब है? रुको, उसके जैसा ही महसूस करने का क्या मतलब है? क्या वह वास्तव में उसकी वफादारी को पहचान सकता है? इसलिए वह सिंहासन के लिए लड़ रहा है। फिर उसने कहा, हाँ, वह हमेशा के लिए उसका इंतजार करेगी। राजकुमार ने उसे गले लगा लिया। रोसेटा ने सोचा, क्या ये शारीरिक स्नेह थोड़ा ज्यादा भावुक होने के कारण नहीं है? नहीं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है तो ये ठीक है। अगले दिन रोसेटा ने कहा, महाराज, ये खाने का समय है। राजकुमार ने उत्तर दिया, बैठ जाओ। रोसेटा ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वह अलग से खाए? राजकुमार ने उससे कहा, मूर्ख मत बनो, इसे आजमाओ। फिर उसने सोचा, ऐसा मत करो महाराज। तो उसके बाद 3 चीजें बदल गईं। पहला, महामहिम ने राजनीतिक मामलों में सक्रिय रुचि लेना शुरू कर दिया। दूसरा, पुजारी महामहिम का अनन्य पुजारी बन गया। कहा, जैसी कि उम्मीद थी, जब वह उसे खाना खिलाती है तो इसका स्वाद बेहतर होता है। उसके बाद रोसेटा ने सोचा, आखिर वह इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है? जब हमारी नजरें मिलती हैं तो वह क्यों मुस्कुराता है? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम उसे पसंद करते हैं? बकवास, शायद वे बस करीब आ रहे हैं, जैसे वैलेरियन और वह कैसे हैं? राजकुमार ने सोचा, ऐसा लगता है कि रोसेटा उससे बच रही है। क्या वह निराशा व्यक्त कर रही है क्योंकि वह पुजारियों को नियुक्त करने, अपने सक्रिय कर्तव्यों को फिर से शुरू करने में व्यस्त है? ये सब महारानी को नियंत्रित करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह रोसेटा के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह उससे मिल भी नहीं सकता। अगर वह उसे छोड़ दे तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं, विशेष रूप से ऐसे समय में उसे कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे समय में उसे रोसेटा को अपना शांत पक्ष दिखाना होगा। अगले दृश्य में राजकुमार अपनी तलवार प्रशिक्षण कर रहा है। रोसेटा ने सोचा, महामहिम उसे प्रशिक्षण मैदान में क्यों लाए? निश्चित रूप से उन्हें पता नहीं चला कि वह एक शूरवीर हुआ करती थी। प्रशिक्षण के बाद राजकुमार ने कहा कि उसे स्नान करना चाहिए। रोसेटा ने पूछा कि क्या उसे उसके लिए स्नान की तैयारी करनी चाहिए। राजकुमार ने जवाब दिया कि वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। रोसेटा ने कहा कि वह यहाँ इंतजार करेगी। राजकुमार ने कहा, नहीं, दयालुता को अस्वीकार करना भी अशिष्टता है। अगर वह उसे मालिश दे सके तो वह इसकी सराहना करेगा। रोसेटा ने सोचा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे यहाँ अपने कपड़े उतारने होंगे। ये व्यक्ति आखिरकार पागल होना चाहिए। रोसेटा ने उससे कहा कि वह रोसेटा ने सोचा, वह आदमी अपने मुंह से इतना लापरवाह है। उसने ये क्यों कहा कि उसे स्नान करते समय वहां रहना चाहिए? नहीं, अगर वह बाथरूम में नहीं होगा तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। कुछ समय बाद रोसेटा ने महामहिम से पूछा कि क्या वह तैयार हैं और क्या वह स्नान में जाना चाहेंगे। राजकुमार ने जवाब दिया कि वह उससे पहले मालिश करना चाहेंगे। फिर उसने उसकी मालिश शुरू कर दी। रोसेटा ने सोचा कि वह ये नहीं जानती क्योंकि उसने कभी उसकी पीठ नहीं देखी थी, लेकिन उसकी मांसपेशियां चौड़ी थीं। कितनी प्रभावशाली! मालिश के बाद राजकुमार ने सोचा, ये लगभग खतरनाक था। फिर राजकुमार स्नान कर रहा था और रोसेटा फिसल गई। उसने सोचा कि उसने फर्श की ठीक से जांच नहीं की और वह राजकुमार पर थी। रोसेटा ने माफी मांगी और राजकुमार ने उत्तर दिया, यह एक पल के लिए ठीक है। रोसेटा ने सोचा, वह पागल होना चाहिए। फिर उसने कहा, नहीं, वह नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि पागलपन ने फिर से कब्जा कर लिया है। रोकने के लिए उसने उसे फिर से बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार ने पूछा कि क्या वह सो गया था।
रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ, वह स्नान में प्रवेश करते ही सो गया था और उसकी बीमारी के लक्षण फिर से प्रकट हुए। राजकुमार ने कहा कि पुजारी हाल ही में हर दिन उसका इलाज कर रहा है और अब तक कोई समस्या नहीं हुई है। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसने इस बार कुछ कहा। रोसेटा ने उत्तर दिया, एक मिनट रुको, कोई आ रहा है। वेलेरियन आया और शाही उच्चता को बधाई दी। रोसेटा ने सोचा, वो अचानक बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गया, क्या उसने देखा कि अभी क्या हुआ। वेलेरियन ने कहा कि उसकी अचानक यात्रा का एक कारण है, उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है, यह एक जादुई चम्मच है जो जहर का पता लगा सकता है। रोसेटा ने सोचा, बस ये वो वस्तु है जिसे उसने पहले अनुरोध किया था। वेलेरियन ने जारी रखा, और वह अन्य जादूगरों की तलाश करने पर भी इससे बेहतर कुछ नहीं पाएगा। राजकुमार ने कहा कि यह एक प्रभावशाली वस्तु है, लेकिन वेलेरियन उसे यह क्यों दिखा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। वेलेरियन ने उत्तर दिया, यदि वह इसे उस लाल बालों वाली नौकरानी के बदले में दे तो क्या वह स्वीकार करेगा। राजकुमार ने पूछा, उसने अभी क्या कहा। रोसेटा ने सोचा कि उसे ऐसा लग रहा है कि वह उसे अभी मारना चाहती है। यदि वह उसे एक गुप्त संकेत देती है तो वह समझ जाएगा। फिर उसने सोचा, क्या वह पागल है। वेलेरियन ने कहा, ठीक है, अनुसंधान प्रयोगशाला में वर्तमान में कर्मचारियों की कमी है, यदि यह नौकरानी नहीं तो कोई भी अन्य नौकर पर्याप्त होगा। राजकुमार ने सोचा, क्या वास्तव में वह यही चाहता है। फिर उसने कहा कि यदि उन्हें कर्मियों के साथ सहायता की आवश्यकता है तो वह इसे वेलेरियन की भागीदारी के बिना प्राप्त कर सकता है। वेलेरियन ने उत्तर दिया कि वह उसका इनपुट पसंद करेगा। राजकुमार ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वह उसका पक्ष ले रहा है। वह निश्चित है कि पहले राजकुमार ने उसके लिए अधिक पुरस्कारों का वादा किया होगा। वेलेरियन ने उत्तर दिया कि उसके पास केवल एक ही व्यक्ति है जिस पर वह वास्तव में भरोसा करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना कीमती है कि इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों में। वह व्यक्ति महामहिम का समर्थन करता है, इसलिए उसने उस भावना का पालन करने का फैसला किया। राजकुमार ने कहा कि वह समझता है क्योंकि उसके पास भी ऐसा ही कोई है। ठीक है, तो उसे उस व्यक्ति का पक्ष बनाए रखने का प्रयास करना होगा। उसके बाद वेलेरियन ने कहा कि अगली वस्तु एक क्रिस्टल बॉल है, एक बहुत ही खास। यह एक ऐसा उपकरण है जो श्रापों की आभा का पता लगा सकता है। वह शुद्धिकरण जादू में बहुत माहिर नहीं है, इसलिए सक्रियण की शर्तें थोड़ी मांग कर रही हैं। सबसे पहले, इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और ये दुर्लभ सामग्रियों से बना है। दूसरा, इसे सक्रिय करने के लिए दिव्य शक्ति की एक विशाल मात्रा की आवश्यकता होती है। राजकुमार ने कहा कि अगर ये दिव्य शक्ति है तो वह इसके लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार है। अगले ही पल पुजारी आया। वेलेरियन ने उसे अपना हाथ यहाँ रखने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि श्रापों का पता लगाने की सीमा ये कमरा है। वेलेरियन ने उत्तर दिया, कोई नहीं, क्योंकि यह एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु है, इसकी सटीकता निश्चित है। रोसेटा ने सोचा कि पूरा कमरा श्रापों से भर गया है। यह उसकी गलती है कि उसने अपने पिछले कुछ प्रतिगमन के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने महामहिम के कमरे का निरीक्षण किया, लेकिन यह अब की तुलना में बहुत बाद में हुआ था, जिसका अर्थ है कि यह तो श्रापों का प्रभाव वर्षों में खत्म हो गया था या किसी ने आकर सबूत मिटा दिए थे। दूसरे शब्दों में, यदि उनमें श्राप है तो कोई पूरे कमरे में श्राप लगा रहा है और किसी को भी संदेह होगा कि कोई जासूस है। महामहिम को पता होना चाहिए। राजकुमार ने सोचा, जैसे ही उसने रोसेटा को अपने पक्ष में पाकर खुशी मनाई, मानो वह उसके लायक नहीं है, ऐसा लगता है कि वह डूब रहा है। रोसेटा ने कहा, महामहिम, हम इसे हल कर सकते हैं। उसने उसकी रक्षा करने का वादा किया। पुजारी ने भी कहा, महामहिम, वह उसकी मदद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देगा। वेलेरियन बोला, उसने पहले जो कहा था कि वह महामहिम के पक्ष में है, उसे दोहराते हुए राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, सभी को धन्यवाद। तो क्या हम इस कमरे को गिराना शुरू करें। अगले दिन लेबेलेंस आए इस तरह के कृत्य पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए। उन्हें अपराधी को ढूंढना होगा और उसे दंडित करना होगा। उसने सुना कि वे कमरे को ध्वस्त करना चाहते हैं, जो उसने सोचा कि एक सोची समझी निर्णय था। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी सुरक्षा है। रोसेटा ने सोचा, अब जब वे जानते हैं कि एक जासूस हो सकता है तो मैडम को संदिग्धों की सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। ये वह थी जो जहरीले फूल लाई थी। क्या वह वास्तव में महामहिम के लिए चिंता से ऐसा कर रही है या वह सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रही है। लेबेलेंस ने कहा कि एक और चीज है जो उसे चिंतित करती है, कमरे को ध्वस्त करना अच्छा होगा। रोसेटा ने सोचा, क्या उसका अंदाजा गलत था। श्राप के बारे में जानने के बाद प्रिंस तुरंत एक अस्थायी निवास में चले गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहां जाना एक चुनौतीपूर्ण काम साबित हुआ। जिस कमरे में प्रिंस रहते थे उसका इस्तेमाल साम्राज्य के कई राजकुमारों ने पीढ़ियों से किया था, जिससे वह एक राष्ट्रीय खजाने के करीब था। और जब इस खजाने को ध्वस्त करने की बात हुई तो इसका व्यापक विरोध हुआ और एक बैठक बुलाई गई। राजकुमार ने कहा, लगता है सबके पास कहने को बहुत कुछ है, क्या हम बैठक शुरू करें। एक रईस ने कहा कि वह पहले बोलेगा।
राजकुमार ने सोचा कि वह आदमी काउंट मोटमार है जो वर्तमान महारानी का भाई है। फिर उसने कहा, बोलो। पुजारी घंटों अपने शयनकक्ष में रहा, लेकिन उन्हें किसी भी शापित शक्ति का पता नहीं चला। राजकुमार ने उत्तर दिया कि ऐसा लगता है कि पुजारी में ऐसा करने की क्षमता नहीं है। पहले राजकुमार बोले, मंदिर का अपमान करना राजकीय धर्म का अनादर करने के समान है। आर्चबिशप ने भी जांच की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि जिस साक्ष्य के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह श्राप पता लगाने वाली वस्तु है, उसमें कोई समस्या हो सकती है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वह वस्तु आखिर आई कहां से। ऐसा लगता है कि उनके छोटे भाई को किसी ढोंगी की वस्तु पसंद आ गई है। उसे बस यही चिंता है कि कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं कर रही। अचानक महारानी आई और बोली, प्रथम राजकुमार, क्या उन्होंने हमेशा उसे अपनी बातों से सावधान रहने की चेतावनी नहीं दी थी? और जब उसने सुना कि उसका बेटा बीमार है तो वह चुप नहीं बैठ सकी। उसका चिंतित होना जायज है। राजकुमार को लगा कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे वह किसी पार्टी में जा रही हो, लेकिन ऐसी बातों पर इतना उत्तेजित होना तो ग्रहण जैसा मूर्ख ही कर सकता है। प्रथम राजकुमार ने कहा कि ऐसी अफवाह है कि युवराज पागल हो गए हैं। राजकुमार ने जवाब दिया कि यहाँ कोई भी जानता होगा कि आर्चबिशप हाल ही तक नियमित जांच करवा रहे थे। आर्चबिशप का अपमान करना राजकीय धर्म का अनादर करने के समान है ना? उन्होंने यही कहा था। महारानी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय धरोहर माने जाने वाले कमरे को तोड़ना वाकई बहुत चौंकाने वाला होगा। अगर इससे थोड़ी भी तसल्ली मिलती है तो वह महामहिम की ओर से इसकी अनुमति देंगी। और एक और बात, उन्होंने सुना है कि हाल ही में उन्होंने महल की एक नौकरानी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। अपनी मां होने के नाते उन्हें चिंता है कि शादी से पहले उनकी एक रखेल है जो किसी श्राप पकड़ने वाली वस्तु जैसी तुच्छ वस्तुओं से ग्रस्त है, और इसका स्रोत न बता पाने के कारण वह समझती है कि यह उस महिला के लुभावने शब्दों की वजह से है। राजकुमार को उम्मीद थी कि एक दिन महारानी को रोसेटा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे अपमानित करने की। तभी राजकुमार ने कहा कि वह अंदर आ सकता है। वेलेरियन आया और बोला, एक मामूली सी चीज। ये सुनकर निराशा हुई। राजकुमार ने बताया कि जिस चीज का उसने जिक्र किया था वह वेलेरियन की बनाई हुई है। एक रईस ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि उसके शयनकक्ष में शापित वस्तुएं थीं? फिर उसने आर्चबिशप से पूछा कि उन्हें उनमें से कोई भी शापित वस्तु क्यों नहीं मिली, लेकिन आर्चबिशप ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। महान ड्यूक ने कहा, क्या वह कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को महामहिम युवराज की सेवा करनी है उसने अपना काम ठीक से नहीं किया? आर्चबिशप शर्मिंदा हो गए। बैठक कई सत्यापन प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ी। जहां तक आर्चबिशप का सवाल है, न तो महारानी और न ही प्रथम युवराज ने उनका पक्ष लिया। ये निष्कर्ष निकाला गया कि आर्चबिशप के निर्णय पर चर्चा के लिए एक प्रतिनिधि वेटिकन भेजा जाएगा, और कमरे को तोड़ने के बजाय शापों को शुद्ध करने में काफी समय लगाने पर सहमति बनी। इसके अलावा क्रिस्टल की विश्वसनीयता के बारे में वेलेरियन ने क्रिस्टल के ब्लूप्रिंट सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिए। अगले दृश्य में रोसेटा ने पूछा, क्या मुलाकात अच्छी रही? राजकुमार ने जवाब दिया, उसने बहुत मेहनत की है, बस एक पल के लिए ऐसे ही रहो। वेलेरियन भी आया और फिर अपने विचारों में उसने पूछा, उस आदमी के साथ उसका क्या रिश्ता है? रोसेटा ने जवाब दिया, कैसा रिश्ता? वे तो बस गुरु और शूरवीर हैं। फिर उसने कहा, महामहिम, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। राजकुमार ने जवाब दिया कि उससे गलती हुई है और अगर उसकी वजह से उसे असहजता हुई है तो वह माफी मांगता है। रोसेटा ने कहा कि वह थका हुआ होगा और पूछा कि क्या वह अपने कमरे में वापस जाना चाहेगा। उसने कहा कि वह चाय लाएगी जो थकान दूर करने के लिए अच्छी है। उसने आर्कमाज को बताया कि महामहिम को आराम की जरूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि वह अभी चले जाएं। वेलेरियन हैरान रह गया। अगले दृश्य में प्रिंस ने कहा कि यह बहुत व्यस्त समय है, इसलिए उन्हें इस तरह की चीजों को जल्दी से निपटाना होगा। उन्होंने 3 दिन बाद होने वाले शाही बॉल और शिकार उत्सव का जिक्र किया। रोसेटा ने पूछा कि क्या लेडी लूनेला को ड्रेस मिल गई है। प्रिंस ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उसने उसे ड्रेस नहीं भेजी थी। उन्होंने बताया कि ड्रेस उसके शरीर के हिसाब से बनाई गई थी, इसलिए उसका उसे पहनना स्वाभाविक है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वह उसके साथ बॉल में आएगी। रोसेटा ने सोचा कि क्यों, लेकिन उससे चिंता हुई कि अगर उसने अभी मना कर दिया तो बॉल बस 3 दिन दूर थी और महामहिम को बिना किसी साथी के जाना होगा। उसने सोचा कि वह बुरा आदमी उस पर कितना हंसेगा। रोसेटा ने बताया कि वह उसकी नौकरानी है और उसका परिवार साधारण पृष्ठभूमि का है, इसलिए उसे लगता है कि उसका जीवन साथी बनना मुश्किल होगा। राजकुमार ने जवाब दिया कि उसकी उत्पत्ति मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह अपना तनमन धन उसी को समर्पित करेगा।
उसने स्पष्ट किया कि वह अपने पिता से अलग है और अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने की दयनीय कोशिशों में लिप्त होने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने कहा कि नृत्य समारोह में वह उसे औपचारिक रूप से अपनी बात कहेगा, इसलिए कृपया उसके साथ चलो। उसके बाद रोसेटा ने उसके अजीब व्यवहार और उसके द्वारा बोले गए अजीब शब्दों के बारे में सोचा। उसने सोचा कि ये सब इसलिए था क्योंकि वह उसे पसंद करता था, लेकिन वह उसकी शूरवीर है जिसने कई बार उसकी मृत्यु देखी है। उसके करीब आने के बाद भी क्या वह ये सब सहन कर सकती है? नहीं, वह बस बेवजह चिंता कर रही है। अगर वह कबूल करता है तो वह मना कर सकती है। तभी उसने एक आवाज सुनी और सोचा कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ और है। प्रिंस उसके पास आया और रोसेटा ने कहा, महामहिम, अगर वे ऐसा ही करते रहे। प्रिंस ने जवाब दिया कि वह ऐसा करना चाहता है और पूछा कि क्या वह भी ऐसा ही चाहती है ना? रोसेटा ने सोचा कि चूंकि वे पुजारी से नियमित रूप से उपचार प्राप्त कर रहे थे, इसलिए लक्षण शायद ही कभी प्रकट हुए थे। क्या वह आज की बैठक में बहुत अधिक विश्वास करने लगा था? तो उसने अचानक क्यों रोक दिया? प्रिंस ने पूछा कि वह यहाँ क्यों था। तब प्रिंस ने कहा कि वह उससे कुछ पूछना चाहता है। क्या उस पर कभी हमला हुआ है? रोसेटा ने हाँ में जवाब दिया। प्रिंस ने हमला करने के इरादे से नहीं, बल्कि एक अलग मकसद से पूछा। रोसेटा ने हाँ में जवाब दिया, फिर बोली, लेकिन ये ठीक है। इस बार भी वह उसे नियंत्रित करने में सक्षम थी। प्रिंस अपने घुटनों पर था और कहा कि वह माफी मांगता है। शब्द उससे माफी मांगने के लिए पर्याप्त नहीं है। रोसेटा ने पूछा कि वह अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। कृपया उठो। प्रिंस ने कहा कि उसने उसके साथ कुछ भयानक किया, भले ही यह उसकी बीमारी के कारण था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह अपमानित करेगा। वह माफी मांगता है, उसकी बीमारी ऐसी नहीं है। वे कहते हैं कि वह गुस्से में एक जानवर में बदल जाता है और वह अपनी इच्छा की परवाह किए बिना अपने आसपास के लोगों पर हमला करता है। वह कसम खाता है कि उसने कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं किया जो उसने उसके साथ किया। राजकुमार ने कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसने वादा किया, अगर उसने फिर कभी ऐसा पागलपन करने की कोशिश की तो उसे तुरंत उसे लात मार देनी चाहिए, उसे बेतहाशा मारना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो वह उसका सिर भी फोड़ सकती है। रोसेटा ने सोचा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। राजकुमार ने उससे कहा कि वह जैसा कहे वैसा करे। वह उसे तब तक चूमना नहीं चाहता जब तक वह ठीक दिमाग में न हो। रोसेटा ने तब पूछा कि क्या वह ठीक दिमाग में है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह सचमुच नहीं जानती। फिर वे चूमने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार ने कहा, लेकिन अभी सही समय नहीं है। उसने रात खराब करने के लिए माफी मांगी। आराम करो। उसके बाद रोसेटा ने सोचा कि महामहिम उसे पसंद करते हैं। वह इतनी अनजान रही है, वह खुद को मूर्ख महसूस करती है। अगले दिन वैलेरियन ने पूछा कि उस बेवकूफ ने उसे गले क्यों लगाया। रोसेटा ने कहा, वह जानती है कि यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि महामहिम उसे पसंद करते हैं उसके जैसा। वैलेरियन ने जवाब दिया कि अच्छा है। फिर पूछा कि क्या वह एक नौकर के रूप में भोज में शामिल होने की योजना बना रही है। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह एक नौकरानी के रूप में नहीं जा रही है, वह महामहिम के साथी के रूप में भाग लेगी। वैलेरियन बोला, क्या ऐसा है? तो उसे लगता है कि उसे भी भाग लेना चाहिए, यह उसकी सुरक्षा के लिए है। उसके बाद गाड़ी में रोसेटा ने सोचा कि वैलेरियन अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। हाल ही में उसके दिमाग में क्या है? वह बहुत निर्लज प्रतिक्रिया दे रहा है। अगला दृश्य, मेलानी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि वह आगामी भोज में युवराज की भागीदार होगी। अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं। उन्हें अब से स्थिति को संभालने में मदद करने की जरूरत है। कुछ समय बाद रोसेटा ने सोचा कि क्या ये भाग्यशाली नहीं है कि उसे बस चुपचाप लेटना है। मेलानी ने उसे बताया कि उसने शायद अभी तक कुछ नहीं खाया है। कल सुबह तक वो प्रत्येक भोजन के लिए केवल रोटी का एक टुकड़ा खा सकती है। समझ गई? रोसेटा ने पूछने की कोशिश की क्यों। मेलानी ने उसे बोलने के लिए नहीं कहा। गेंद की सुबह आखिरकार आ गई। रोसेटा ने सोचा कि यह पहली बार है जब उसने महामहिम को उनके पिछले एपिसोड के बाद से देखा है। बस इसके बारे में सोचने से वह घबरा जाती है। नहीं, अगर वह कबूल करता है तो वह शांति से उसे अस्वीकार कर देगी, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार आ गया। रोसेटा ने सोचा कि वह कुछ क्यों नहीं कह रहा है तैयार होने में, इसलिए कृपया इसकी सराहना करें। रोसेटा ने उत्तर दिया, वह शानदार लग रहा है। राजकुमार ने कहा कि जब तक वे भोज में पहुंचेंगे तब तक अधिकांश रईस पहले ही आ चुके होंगे। उनका ध्यान उस पर केंद्रित होगा और अगर कोई उसे असहज करता है तो उसे बताने में संकोच न करें। रोसेटा ने पूछा कि अगर वह ऐसा करती है तो क्या होगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, वह क्या सोचती है कि वह क्या करेगा, बस उसके साथ रहो। कुछ समय बाद राजकुमार बोला, चलो रोसेटा चलते हैं। फिर वे भोज हॉल में दाखिल हुए। रईस बड़बड़ा रहे थे कि क्राउन प्रिंस एक साथी ला रहे हैं। मेफील्ड, वह कौन सा परिवार है? उन्होंने सुना है कि वह एक नौकरानी है।
वैलेरियन आया और उसने सोचा कि रोसेटा आज बिल्कुल तेजस्वी लग रही थी। रईस बातचीत कर रहे थे, इसलिए वैलेरियन क्राउन प्रिंस की तरफ था। उसके बाद राजकुमार ने कहा कि काफी समय हो गया है। महामहिम सम्राट और साम्राज्य की महारानी को बधाई देता है। वह मेफील्ड बैरोनी से रोसेटा मेफील्ड है। रोसेटा ने सोचा कि वह जानती थी कि ऐसा होगा, इसलिए उसने उचित शिष्टाचार सीखना सुनिश्चित किया। महारानी ने कहा कि अब वह इसके बारे में सोचती है, उसका समय कैसा चल रहा है। वैलेरियन आया और उसने आर्मेन के महल में कहा, फिर अपना परिचय दिया। उसकी महिमा बोल रही थी। उसने बीच में बोलने के लिए माफी मांगी। महारानी ने जवाब दिया, नहीं, ये ठीक है। सम्राट ने पूछा कि यह कुछ समय हो गया है, उसे भोज में क्या लाता है। वैलेरियन ने हाँ में जवाब दिया। उनके और क्राउन प्रिंस के बीच संबंध हाल ही में विशेष हो गए हैं, इसलिए वह उनके निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके। रोसेटा ने सोचा कि रईसों और यहाँ तक कि शाही परिवार ने वैलेरियन और उनकी महिमा के बीच संबंध को देखा, लेकिन उनके अंगरक्षक के बजाय उनके साथी के रूप में भाग लेना मौत का सामना करने जैसा लगता है। उसके मुंह में ऐंठन हो रही है। फिर ड्यूक लुग्नेला आया और महामहिम से पूछा कि क्या ये बहुत असभ्य नहीं है कि वह निजी तौर पर बातचीत करना चाहेंगे। रोसेटा ने सोचा कि क्या ये शादी के प्रस्ताव के बारे में है, उसे जल्दी से वहां से निकलने की जरूरत है। उसने महामहिम से कहा कि वह मिठाई खाते समय एक पल के लिए आराम करेगी, उसे काफी भूख लगी है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह ठीक रहेगी। रोसेटा ने उत्तर दिया, बिल्कुल। उसके बाद रोसेटा ने सोचा कि क्या वह वास्तव में कबूल करने वाला है। अगर किसी भी तरह से उसने ड्यूक लुग्नेला के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो क्या लेडी लुग्नेला निराश नहीं होंगी, फिर वह दोषी महसूस करेगी। अगले ही पल एशले आया, रईस जिसने कपड़े की दुकान में रोसेटा को थप्पड़ मारा था। उसने कहा, क्या उसने पहली बार ऐसी फैंसी मिठाई की कोशिश की है। रोसेटा ने उत्तर दिया, ये कौन है वो यादें, और ये बस यूं ही निकल गई। उसे और शिष्टाचार कक्षाएं लेने के लिए जीना चाहिए। फिर एशले ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह उच्च समाज से परिचित नहीं है, वह चाहे तो उसे किसी बेहतर बुटीक से मिलवा सकती है। रोसेटा ने जवाब दिया, क्या वह सचमुच सोचती है कि यह पोशाक अच्छी नहीं है। जब से वह आज बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुई है, हर कोई उसे इतना घूर रहा है कि यह शर्मनाक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कृपया उस बुटीक का नाम साझा करें जिसकी वह सिफारिश करती है। एशले ने सोचा, क्या वह इसे स्वीकार करने से नफरत करती है। ये पोशाक वास्तव में बहुत अच्छी है। वह ला ट्रांस की पोशाकों से थक गई है। उसने कहा, उस पोशाक की कौन परवाह करता है। उसके आसपास के रईसों ने कहा कि हर कोई इसके बारे में उत्सुक है। एशले ने सोचा कि माहौल बदल गया है। यह क्या है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसने ये सोचते हुए कुछ शराब पी ली कि वह उसे नशे में धुत कर देगी और उसे सबक सिखाएगी। तभी अचानक उसके मुंह से पे निकल गया। अन्य महिलाएं चिल्ला रही थीं, यह क्या बकवास है, उनकी पोशाकें, ये बहुत कीमती है। वह क्या कर रही है। एशले ने कहा, ये शराब इतनी खट्टी क्यों है। मेलानी बोली, वह इसे उसके लिए साफ करवा देगी। रोसेटा ने सोचा, मेलानी यहाँ क्या कर रही है, क्या उसने खुद को बचाने के लिए शराब में सिरका मिलाया होगा। एशले चिल्लाए, उसने शराब के साथ क्या किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। रोसेटा ने कहा कि उसे लगता है कि महिला को महंगी शराब पीने की आदत नहीं है। एशले ने सोचा, एक महिला इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। रोसेटा ने उसे सावधान रहने के लिए कहा, महिला, अगर वह इतनी अनाड़ी रही तो वह खुद को मुसीबत में डाल लेगी। लुग्नेला आए और कहा, कृपया ये बकवास बंद करो। बॉलरूम में एक दृश्य पैदा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। क्या वह पागल है, और राजकुमार के साथी का अपमान करने के लिए। वह नहीं सोचता। रोसेटा ने सोचा कि क्या ये शादी के प्रस्ताव के बारे में है, उसे जल्दी से वहां से निकलने की जरूरत है। उसने महामहिम से कहा कि वह मिठाई खाते समय एक पल के लिए आराम करेगी, उसे बहुत भूख लगी है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह ठीक रहेगी। रोसेटा ने उत्तर दिया, बिल्कुल। उसके बाद रोसेटा ने सोचा कि क्या वह वास्तव में कबूल करने वाला है। अगर किसी भी तरह से उसने ड्यूक लुग्नेला के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्या लेडी लुग्नेला निराश नहीं होंगी, फिर वह दोषी महसूस करेगी। अगले ही पल एशले आया, रईस जिसने रोसेटा को कपड़े की दुकान में थप्पड़ मारा था। उसने कहा, क्या उसने पहली बार इतनी फैंसी मिठाई का स्वाद चखा है। रोसेटा ने उत्तर दिया, ये कौन है, क्या वह लेडी बबल्स नहीं है। नीच जीवन। एशले ने पूछा कि वह इतनी असभ्य बात कैसे कह सकती है। रोसेटा ने कहा कि वह उत्तर दिया, क्या वह वास्तव में सोचती है कि यह पोशाक अच्छी नहीं है। जब से वह आज बैंक्वेट हॉल में आए है, हर कोई उसे इतना घूर रहा है कि यह शर्मनाक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कृपया उस बुटीक का नाम साझा करें जिसकी वह सिफारिश करती है। एशले ने सोचा, क्या वह इसे स्वीकार करने से नफरत करती है। ये पोशाक वास्तव में बहुत अच्छी है। वह ला ट्रांस के कपड़े से ऊब गई है। उसने कहा, उस पोशाक की कौन परवाह करता है। उसके आसपास के रईसों ने कहा कि हर कोई इसके बारे में उत्सुक है। एशले ने सोचा कि माहौल बदल गया है। यह क्या है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसने कुछ शराब पी ली।
ये सोचते हुए कि वह उसे नशे में डाल देगी और उसे सबक सिखाएगी। फिर अचानक उसके मुंह से पे निकल गया। अन्य महिलाएं चिल्ला रही थीं, यह क्या बकवास है, उनकी पोशाकें, यह एक भाग्य के लायक है। वह क्या कर रही है? एश्ले ने कहा, यह क्या है, ये शराब इतनी खट्टी क्यों है? मेलानी बोली, वह इसे उसके लिए साफ करवाएगी। रोसेटा ने सोचा, मेलानी यहाँ क्या कर रही है? क्या उसने शराब में सिरका डालकर उसकी रक्षा की हो सकती है? एश्ले चिल्लाई, उसने शराब के साथ क्या किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? रोसेटा ने कहा कि उसे लगता है कि महिला को महंगी शराब पीने की आदत नहीं है। एश्ले ने सोचा, एक महिला इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? रोसेटा ने उसे सावधान रहने के लिए कहा, महिला, अगर वह इतनी अनाड़ी बनी रही तो वह खुद को मुसीबत में डाल लेगी। लुग्नेला आए और कहा, कृपया ये बकवास बंद करो, उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉलरूम में एक दृश्य पैदा करने की? क्या वह पागल है? और राजकुमार के साथी का अपमान करने की? वह नहीं सोचता। मुझे लगता है उस महिला को इस बात की चिंता है कि समाज में उसकी छवि कैसी होगी। फिर उसने रोसेटा से अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वे छत पर थोड़ी देर बात कर सकते हैं। अगले दृश्य में लुग्नेला बोलती है, वह जानती है कि रोसेटा राजकुमार की रखेल नहीं है। रोसेटा ने जवाब दिया, क्योंकि राजकुमार उस तरह का आदमी नहीं है जिसकी कोई रखेल हो। हाँ बिल्कुल, वह उसकी रखेल नहीं है, वह राजकुमार की प्रेमिका नहीं है। वह यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उसका साथी बनने के लिए कोई और नहीं था। लुग्नेला ने कहा कि वह जानती है कि वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ रहने के बजाय अकेले आना पसंद करेगा। बस निश्चिंत रहो, उसे युवराज में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। रोसेटा ने सोचा, क्या? लुग्नेला बोली, उसे युवराज में नहीं बल्कि खुद में दिलचस्पी है। अभी अभी उसने लेडी एश्ले को कैसे हराया, ये देखकर ही लगता है कि उसमें जरूर कुछ खास बात होगी। लगता है उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चलो इसे अगली बार के लिए रख लेते हैं। वहां और भी मेहमान उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे शायद यहां से चले जाना चाहिए। रोसेटा सोच रही थी, महामहिम कब आए, लेकिन अभी अभी लेडी लुग्नेला ने उसकी महामहिम से मुलाकात तय की थी। राजकुमार ने कहा कि उसे उससे कुछ कहना है। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसने बहुत पी ली है, उससे शराब की गंध आ रही है, लेकिन वह नशे में नहीं है। क्या वह नशे में है? रोसेटा ने जवाब दिया कि सिर्फ इसे पीने से वह नशे में नहीं आ सकती, वह ठीक है। प्रिंस ने कहा कि ठीक है, वह किसी नशे में धुत व्यक्ति से ऐसा नहीं कह सकता। वह जानता है कि उसकी स्थिति अभी सुरक्षित नहीं है, वह उससे इतना प्यार करता है कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। रोसेटा सोच रही थी कि क्यों, हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। महाराज के सामने उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? वो उन होठों को क्यों नहीं हटा सकती जो उसके करीब आ रहे हैं और बार बार मना करने का दृढ़ निश्चय दोहरा रहे हैं? प्रिंस ने आगे कहा, वह उससे बहुत प्यार करता है। रोसेटा ने पूछा कि वह उसे क्यों पसंद करता है। प्रिंस ने जवाब दिया कि इसके कई कारण हैं। उसे उसकी नीली आंखें पसंद हैं जो उसे घूरती रहती हैं, उसके गाल जो अक्सर गुलाबी हो जाते हैं, उसके होंठ जो खिलखिलाकर मुस्कुराते हैं, ये सब खूबसूरत है। उसका थोड़ा शर्मीलापन, उसका मजबूत दिल जो कमजोर लगता है। बस उसकी हर चीज इतनी मार्मिक और प्यारी है, वह उससे प्यार कैसे न करे, वही उसे आखिरकार जीने देती है। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह ऐसा कहता है तो वह उसे कैसे दूर कर सकती है, वह भी उससे प्यार करती है, महामहिम। राजकुमार ने रोसेटा से कहा, कृपया उसे उसके साथ डेट पर जाने की अनुमति दें, और वह उसके हार से मेल खाता हुआ एक हार लाया। उसे बुरा लगा कि उसका कम चमकदार था। रोसेटा ने धन्यवाद कहा। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह उसे चूम सकता है। रोसेटा ने हाँ में उत्तर दिया। फिर वे चुंबन शुरू करते हैं। उसके बाद राजकुमार ने सोचा कि वह उसे अभी गले लगाना चाहता है, लेकिन वह यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। वह नहीं चाहता कि रोसेटा उससे नफरत करे। रोसेटा ने पूछा कि क्या उन्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। ओह, उसका मतलब सिर्फ इतना था कि जल्द ही वापस जाना ठीक होगा। उसका किसी और तरह से मतलब नहीं था। महल के अगले दृश्य में रोसेटा ने कहा कि क्या उन्हें एक और ड्रिंक लेनी चाहिए। कुछ समय बाद रोसेटा ने सोचा, उसे देखो, वह पागल है। यह उस चुंबन से बहुत अलग है जो उन्होंने छत पर साझा किया था। वह नहीं जानती थी कि राजकुमार का ये पक्ष भी है। राजकुमार ने कहा, रुको, उसने कबूल किया था कि वह ऐसा कुछ करने की योजना नहीं बना रहा था, और हाँ, वह नशे में भी है। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह चाहती है कि वह नशे में हो। राजकुमार ने कहा कि वह आखिरी बार पूछेगा, क्या उसे इसका पछतावा होगा। रोसेटा ने जवाब दिया, नहीं। रोसेटा को लगा कि यह पागलपन है। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह ठीक है। रोसेटा ने जवाब दिया कि महाराज जाग रहे हैं। राजकुमार ने कहा, महाराज, लेकिन कल वह उसे उसके नाम से पुकार रही थी। रोसेटा ने कहा कि उसे अब काम पर जाना चाहिए, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं।
राजकुमार ने पूछा कि क्या वह नौकरानी के रूप में वापस काम पर नहीं जा सकती, लेकिन उस समय रोसेटा पहले ही जा चुकी थी। कुछ समय बाद रोसेटा ने सोचा कि अगर उसने फिर से शराब पी तो वह एक कुत्ता बन जाएगी। एक अनुरक्षक के रूप में संबंध रखने से वह शूरवीर के रूप में अयोग्य हो सकती है। अगर महामहिम इस जीवन में फिर से मर जाते हैं और समय पीछे लौटता है तो वे दोनों सिर्फ अनुरक्षक शूरवीर होंगे। क्या वह इसे सहन कर पाएगी? फिर पूरे दिन रोसेटा राजकुमार से दूर भाग रही थी। उसने सोचा कि वह उसकी अपेक्षा से अधिक जिद्दी था। मेलानी आई और पूछा कि वह कहाँ जा रही थी। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह काम पर जा रही है। फिर सोचा कि कुछ जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। रोसेटा ने कहा, वैसे भी कल उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेलानी ने कहा, नहीं, वह वही है जिसे उसे धन्यवाद देना चाहिए। उसने उसकी बहुत मदद की। रोसेटा ने पूछा कि वह उसे ऐसा कुछ क्यों दे रही है। मेलानी ने जवाब दिया कि वह उसके चेहरे के भाव से बता सकती है कि उसने कल रात बहुत अच्छा समय बिताया। रोसेटा ने सोचा, क्या वे इस समय दिखाई दे रहे थे? मेलानी ने कहा, खैर, बधाई हो, उसे काम पर वापस जाना होगा। फिर रात में रोसेटा ने सोचा कि आज का दिन भी कठिन था। राजकुमार उसके कमरे में था, कह रहा था कि ऐसा लगता है कि उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा था। रोसेटा ने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने महामहिम से पूछा कि उसे यहाँ क्या लाया है। राजकुमार ने जवाब दिया कि वह अपने प्रेमी का चेहरा देखने आया था, इसलिए जैसे ही उसने उसे देखा वह उससे दूर भाग रहा था। यह महज एक संयोग था। उसने कहा कि वह उसे चाहती थी, लेकिन वह अब भाग रही है। रोसेटा ने उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह महामहिम की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थी। रोसेटा ने कहा, एक मिनट रुको, ये वह नहीं है जो वह चाहती है। तभी अचानक मेलानी का उपहार उसकी जेब से आया। रोसेटा ने सोचा वह इस बारे में पूरी तरह से भूल गई। राजकुमार ने कहा, वह सिर्फ एक चुंबन नहीं चाहती, ये वह है जो वह चाहती है, वह यही चाहती है, और वह उसके लिए ऐसा करने में खुशी होगी। फिर सुबह में रोसेटा ने सोचा कि वह इस बार फिर से अच्छी तरह से सो नहीं पाएगी। फिर उसने उसे बताया कि उसकी एक दोस्त के साथ नियुक्ति है। राजकुमार ने पूछा कि क्या ये वह आदमी नहीं हो सकता जिसके बारे में उसने पिछली बार बात की थी। रोसेटा ने सोचा कि वह उसके साथ ईमानदार होना चाहती थी, लेकिन उसके हालिया व्यवहार को देखते हुए महामहिम बहुत ईर्ष्यालु लग रहे थे, इसलिए इसे गुप्त रखना बेहतर है। रोसेटा ने उसे बताया कि नहीं, वह जिस दोस्त से कल मिल रही है वह मेलानी है। राजकुमार ने कहा, ठीक है, कल वे कुछ स्वादिष्ट खा सकते हैं या ओपेरा या नाटक देख सकते हैं। रोसेटा ने अन्य सभी प्रेमियों की तरह बात की। अगले दृश्य में वैलेरियन ने पूछा कि उसके और राजकुमार के बीच क्या हुआ। वैलेरियन ने सोचा अफवाहों पर विश्वास करें, हालांकि वह गुस्से से भर गया जब उसने रोसेटा को अजीब तरह से अपनी गर्दन छिपाते और उससे आंख मिलाने से बचते देखा, जैसे कि उसने कोई अपराध किया हो। रोसेटा ने जवाब दिया कि यह युवराज है और उसने आधिकारिक तौर पर उससे डेट करने का फैसला किया। वैलेरियन चौंक गया, फिर पूछा कि क्या युवराज ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। रोसेटा ने जवाब दिया, नहीं, वह भी युवराज को पसंद करती है, इसलिए उन्होंने डेट करने का फैसला किया। वैलेरियन ने सोचा कि रोसेटा उसके लिए एक बहन की तरह है, इसलिए उसने सोचा कि वह बस असहज है, लेकिन उसका शरीर इसे इतना अस्वीकार क्यों करता है। फिर उसने कहा कि अब उसके पास एक आदमी है जिसे वह पसंद करती है। बधाई हो। फिर उसने सोचा, हाँ, ये ईर्ष्या है, वह अब अपनी ऊर्जा को मुश्किल से रोक सकता है। अगर उसे आखिरकार एहसास हुआ तो हर समय उसने सोचा कि वह चाहता था कि रोसेटा खुश रहे, क्योंकि वह उसका परिवार है, लेकिन ये सच नहीं था। वैसे भी उस आदमी को अपना गुलाब देना एक बर्बादी होगी। अगले दृश्य में रोसेटा ने सोचा कि भले ही राजकुमार डेट पर जाने के लिए उत्साहित था, युवराज के पास इन दिनों अधिक काम है। फूल, राजकुमार ने कहा, क्योंकि वह उस दिन पैदा हुई थी जब गुलाब पूरी तरह खिले हुए थे। रोसेटा ने सोचा कि उसे यह याद है। फिर उसने कहा कि वह आज बहुत सुंदर है, वह वास्तव में ये चाहती है, और जब अन्य चीजें होती हैं तब भी यह ठीक है क्योंकि उसकी महिमा उसके पक्ष में थी। कुछ समय बाद रोसेटा ने सोचा, क्या उसने पूरी जगह किराए पर ली है? वह ऐसी चीजें क्यों कर रहा है जब उसे पहले विलासिता की परवाह नहीं थी? राजकुमार ने सोचा कि यह मुलाकात सफल होनी चाहिए, केवल तभी रोसेटा उसे बताएगी कि वह उससे प्यार करती है। वह जानता है कि यह थोड़ा जल्दी है, लेकिन वह जल्द ही रोसेटा को प्रपोज करना चाहता है। अगले ही पल वैलेरियन आया और कहा कि वह आया है क्योंकि उसे उससे तुरंत बात करने की जरूरत है। उसके पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह इसे महल में नहीं कह सकता। राजकुमार ने कहा कि वे साथ में डिनर कर सकते हैं। वैलेरियन ने उत्तर दिया, धन्यवाद लेडी रोसेटा। राजकुमार ने सोचा कि वे दोनों एक दूसरे के नामों से कब परिचित हुए। इसके अलावा आर्कमेज सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक सुंदर युवक है, जो रोसेटा का पसंदीदा प्रकार है, लेकिन अगर वह अपनी ईर्ष्या दिखाता है तो रोसेटा उससे ऊब सकती है। राजकुमार ने पूछा कि जरूरी मामला क्या है।
वेलेरियन ने उत्तर दिया कि उसने पुष्टि की है कि पहले विमान के दल ने जहर खरीदा है। राजकुमार चौंक गया और रोसेटा भी। यह एक रंगहीन और गंधहीन न्यूरोटॉक्सिन है, जब निगला जाता है तो जहर अचानक उत्तेजना पैदा करता है और 5 मिनट के भीतर मौत का कारण बनता है। रोसेटा ने सोचा, क्या ये पहली बार नहीं है जब उसने इस जहर के बारे में सुना है। ऐसा लगता है कि पहला राजकुमार अपने महामहिम के सिंहासन पर तेजी से बढ़ने के बारे में चिंतित हो गया है। उस स्थिति में उसे शिकार यात्रा में शामिल होना चाहिए। वेलेरियन ने जारी रखा, हालांकि बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत गंभीर नहीं है। फिर खाना परोसा गया। वेलेरियन ने कहा, महिला, मशरूम मत खाओ। राजकुमार ने पूछा कि उसे कैसे पता चला। वेलेरियन ने उत्तर दिया, उन्होंने मशरूम सलाद के बारे में बात की जो भोज में परोसा गया था। राजकुमार ने सोचा, क्या यह उसकी ओर से जानबूझकर उकसावा नहीं है। रोसेटा ने कहा कि उसका पेट भर गया है। क्या उन्हें अब थिएटर चलना चाहिए? वेलेरियन बोला, वह भी महल वापस जाना चाहता है, लेकिन वह अभी भी उसे महामहिम क्यों कह रही है? यह अजीब है। रोसेटा ने सोचा, वह ऐसा क्यों कर रहा है? राजकुमार ने कहा, चलो फिर थिएटर में। रोसेटा ने सोचा, ये सीटें आरामदायक और उत्कृष्ट है और नाटक अद्भुत और आनंददायक है। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती क्योंकि वह उदास दिख रहा है। राजकुमार ने कहा, वह जानती है, वह बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है, इसलिए उसके लिए बेहतर है कि वह उसके सामने किसी और के बारे में बात न करे। कुछ नहीं कर सकता, वो खुद को नियंत्रित कर रहा है। रोसेटा ने सोचा, वो खुद को क्यों नियंत्रित कर रहा है? फिर गाड़ी में राजकुमार ने कहा, वह जानती है कि यह गाड़ी बहुत अच्छी तरह से ध्वनिरोधी है। क्या वह उसे छू सकता है? रोसेटा ने कहा कि उसकी एक शर्त है, उसे अगले शिकार यात्रा पर अपने साथ ले जाने के लिए। राजकुमार ने उत्तर दिया, संभव नहीं। रोसेटा ने कहा, अगर वह खतरे के बारे में चिंतित है, वह जानता है कि वह मजबूत है। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। रोसेटा ने कहा, ठीक है, वह उसे अब और नहीं चूमेगी। राजकुमार चौंक गया, फिर सोचा, यह अचानक क्या बात है, और पूछा, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। रोसेटा चिल्लाई, मत छुओ, वह तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक वह उसे शिकार यात्रा पर अपने साथ नहीं ले जाता। राजकुमार ने सोचा, यहाँ तक कि उसका ये रूप प्यारा लगता है, वह वास्तव में कमजोर है, ये जल्द ही बेहतर महसूस करेगा। फिर राजकुमार ने अपना निर्णय लिया, वह रोसेटा के अनुरोध पर सहमत हो गया, या यूं कहें कि उसने उसे बहकाने का फैसला किया ताकि वह अपना वादा तोड़ दे और उसे चूम ले। राजकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि वह उसके साथ शिकार की यात्रा पर न जाए, भले ही उसने उसे चूमने से इनकार कर दिया। वह ये था कि हर बार जब वह शिकार की यात्रा से लौटता तो उसके साथ एक घातक दुर्घटना होती, इसलिए उसे खेद नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजकुमार ने उसे बताया कि उसे सभी यादें याद हैं, जब वह उसके साथ वैक्यूम क्लीनर को खिलौने की तरह इस्तेमाल करके खेलती थी। ऐसा लगता था कि उसने पहले बिल्लियों को संभाला है। रोसेटा शर्मिंदा हुई और पूछा कि क्या उसे याद है। राजकुमार ने कहा कि यह ठीक है। वह इतना उत्साहित था कि जब वह आसपास नहीं थी तब भी वह पागल महसूस करता था। वो उस सब से उबर जाएगा। इसके बजाय क्या होगा यदि उसने उसे बहकाया? फिर सुबह में रोसेटा ने सोचा, इस तरह देर सवेर, चूंकि वह अंदर नहीं गई। उसने सोचा कि जब तक उसे उसकी जरूरत न हो वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। रोसेटा ने उत्तर दिया, उसे खेद है। वेलेरियन ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, वह उससे क्या मदद चाहती है? रोसेटा ने उत्तर दिया, उसे शिकार यात्रा में घुसने में मदद करें ताकि वह गुप्त रूप से महामहिम का पीछा कर सके और उनकी रक्षा कर सके। वेलेरियन ने पूछा, क्या वास्तव में इतना बड़ा जोखिम उठाना आवश्यक है? रोसेटा ने उत्तर दिया, वह नहीं जानती, उसे बस एक बुरा एहसास है, कृपया उसकी मदद करें। वह जानता है कि वह उसके बिना ऐसा नहीं कर सकती। वेलेरियन ने कहा, वह वास्तव में प्रेरक है, उसके उस सुंदर चेहरे के साथ, वह कैसे मना कर सकता है? उसके बाद रोसेटा ने उस घोड़े की जांच की जिसका उपयोग महामहिम करेंगे और साथ ही वे हथियार भी इस्तेमाल करेंगे। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि महामहिम जो भी खाना खाएंगे वह सुरक्षित हो उसके साथ। राजकुमार ने पूछा, वैसे क्या उसके पास उसके लिए कुछ है? रोसेटा ने सोचा, शिकार उत्सव शुरू होने से पहले एक परंपरा है जहां महिलाएं अपने साथी को एक उपहार देती हैं। वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई क्योंकि वह केवल उसकी रक्षा करने पर केंद्रित थी। रोसेटा ने उत्तर दिया, उसे खेद है, वह इसके बारे में भूल गई। राजकुमार ने उत्तर दिया, ये ठीक है, यह उसका पहली बार है, यह एक मजाक है, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से न लें। फिर राजकुमार ने कहा, अगर कोई है जो उसे कठिन समय देने की हिम्मत करता है तो बस उसे अपना नाम बताएं, वह निश्चित रूप से उस बेवकूफ का जीवन दुखी कर देगा। रोसेटा ने सोचा, शिकार को सुरक्षित रूप से पूरा करने के बाद चलो राजकुमार के साथ आतिशबाजी देखें। वह उम्मीद करती है कि सब कुछ सुचारू रूप से हो। शिकार उत्सव में सबसे लंबे समय से सेवा करने वाले प्रबंधक, एस्कॉर्ट नाइट, पुजारी और महामहिम के साथी के रूप में वह शामिल थे। वह अभी भी बेचैनी की इस भावना को दूर नहीं कर सकती है।
फिर शिकार उत्सव में रईस इस बारे में बात कर रहे थे कि यह सादी पोशाक क्या है। रोसेटा ने सोचा, क्या यह उसका उपहास करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो वे सोच सकते थे। बेशक उसने जानबूझकर उनका मजाक उड़ाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया। इस पोशाक में तेजी से चलना आसान है, ये सब महामहिम की रक्षा के लिए है। वह थोड़ी देर तक नजर रखेगी और फिर वह बीच में ही अस्वस्थ महसूस करने का बहाना बनाकर माफी मांगने की सोच रही है। अगले ही पल लुग्नेला ने कहा, बधाई हो, उसने सुना है कि उसके और महामहिम के बीच सब ठीक चल रहा है। फिर राजकुमार ने कहा कि शिकार का मैच जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए वह पहले विदा लेंगे। उसके बाद पादरी आ गया। लुग्नेला और पादरी बातें करने लगे। रोसेटा ने सोचा कि अब समय आ गया है, चलो यहाँ से चले। कुछ देर बाद उसने सोचा कि पहले आरामदायक कपड़े पहनूं और भेष बदलूं, फिर जंगल में चली जाऊं। वैलेरियन उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह जादुई घेरे में घुस गई। अब उसे बस उसके महामहिम को ढूंढना था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह चौंक गई और सोचने लगी कि उसने हर चीज की बारीकी से जांच तो कर ली है, फिर राक्षस क्यों प्रकट हुआ। घोड़ा पूरी तरह से बेकाबू था, भले ही वह राक्षस से हैरान था। यह अजीब बात है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैल्कम ने किसी तरह की उत्तेजक दवा दी थी? दानव बेकाबू हो गया था। दानव से एक बड़ा पत्थर निकला और उसे लगा। शूरवीर ने पूछा कि क्या वह ठीक है? मैल्कम ने कहा कि यह वह नहीं है जिसका उससे वादा किया गया था। रोसेटा ने सोचा कि अभी उसे पहले महामहिम को बचाना होगा। दूसरी ओर वैलेरियन को लगा कि उसे एक अशुभ आभा महसूस हो रही है। उसे राजकुमार की सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा था। वह तुरंत कोई सुरक्षात्मक मंत्र पढ़ेगा। महारानी ने कहा कि शिकार उत्सव में दखल देना कानून के विरुद्ध है। वैलेरियन ने उत्तर दिया, लगता है महाराज खतरे में है। अचानक सम्राट जमीन पर गिर पड़े। वैलेरियन ने सोचा कि सम्राट उसी समय अचानक बीमार पड़ गए होंगे। उस सांप जैसी औरत पर वह कम से कम जादू करेगा। उसे उम्मीद थी कि उसकी योजना सफल होगी। रोसेटा चिल्लाए, आर्मेंड। फिर सोचा कि वह अभी भी जिंदा है। वैलेरियन ने जरूर कोई सुरक्षात्मक मंत्र डाला होगा। अचानक हत्यारे आ गए। रोसेटा ने कहा, उस पर हमला करो। फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। रोसेटा भी उन पर हमला करने लगी। उन्होंने सोचा कि यह औरत कोई साधारण नहीं है, उनमें से किसी एक को सावधान रहना चाहिए। वो तो तलवारबाज है, इतनी कम उम्र की औरत ऐसा कैसे कर सकती है? वे उससे जीत नहीं सकते, ये योजना का हिस्सा नहीं था। एक एक करके उसने सबको मार डाला। रोसेटा ने कहा कि अगर उन्होंने उसे मारने की हिम्मत की तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे इस तरह चोट लगे हुए काफी समय हो गया है, इस तरह के जख्म को भरने में वक्त तो लगता ही है। अगले ही पल वैलेरियन आया। रोसेटा ने पूछा कि क्या वो लौटते वक्त उसका हार ढूंढ सकता है। ये वही है जो महाराज ने उसे दिया था। वैलेरियन ने उसका जख्म देखा और उसे ठीक करने को कहा। रोसेटा ने जवाब दिया, कुछ नहीं। वैलेरियन ने सोचा कि उस बेवकूफ के लिए चोट खाना और खुद को कुर्बान करना उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो बेवकूफ कितना अच्छा है, चोट लगने के बाद तो वो बस उस हार के बारे में ही सोचती है। वैलेरियन ने कहा कि वो उसे जादू से ठीक कर देगा। उसने पूछा, लेकिन क्या वे बहुत करीब हैं? अगर महामहिम उन्हें देख लेते हैं? वैलेरियन ने जवाब दिया, तो वह फिर से घातक रूप से बीमार होने का नाटक कर सकता है। अगले ही पल राजकुमार जाग गया और चौंक गया। रोसेटा ने सोचा कि नहीं, यह ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी गलत समझ सकता है। उसे शाम को चुपचाप इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसने ऐसे संदिग्ध कपड़े पहने हैं। फिर उसने उसे धक्का दिया और कहा, महामहिम वह सब कुछ समझा सकता है। राजकुमार ने पूछा कि वह आर्कमेज के साथ क्यों है और पृथ्वी पर घातक रूप से बीमार होने का नाटक करने का उसका क्या मतलब था। फिर पुजारी और शूरवीर आए। राजकुमार ने पुजारी से पूछा, क्या ये वह था जिसने रोसेटा को डिटॉक्सिफाई किया था? पुजारी ने जवाब दिया कि क्या वह सितार के जहर का जिक्र कर रहा है? नहीं, ये वह नहीं था। राजकुमार ने पूछा कि क्या एक और पुजारी ने उसे ठीक कर दिया? पुजारी ने कहा,